नमस्कार। बीडीएस महिला महाविद्यालय के चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आइए जानते हैं आज हम उत्परिवर्तन सिद्धांत के बारे में, जिसका अंग्रेजी शब्द है म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके बारे में अध्ययन में ये जानेंगे कि किस प्रकार म्यूटेशन थ्योरी के बारे में डी व्रीज साहब ने बताया था, जो हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड के एक वनस्पति वैज्ञानिक के द्वारा म्यूटेशन को बताया गया। म्यूटेशन का मतलब ही होता है कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उसमें जो परिवर्तन दिखाई देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से म्यूटेशन होता है। तो समझने की बात यह है कि म्यूटेशन थ्योरी का मतलब ही होता है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद के बारे में ह्यूगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक थे, जो हॉलैंड के एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने अध्ययन के दौरान ये पता लगाया था कि एक इब्नी प्रिमरोज प्रिमरोज नाम का एक पौधा हुआ करता था। ये पौधा एक ऐसा पौधा था कि जब ये अपने नई जाति उत्पन्न करता था तो उसमें परिवर्तन दिखाई देते थे। वो परिवर्तन ही क्या कहलाते थे? इन्होंने उस परिवर्तन को ही क्या बताया था? उत्परिवर्तन बताया था। उत्परिवर्तन बताने का कारण क्या था कि जब ये नई जाति उत्पन्न होती थी तो उसमें अनेक अंतर देखने को मिलते थे, अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते थे। उसी को ये क्या कहते थे? उत्परिवर्तन कहते थे। अब देखते हैं कि जब इनमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा तो 1901 ईस्वी में ह्यूगो डी व्रीज साहब ने क्या किया? एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को जाना गया उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत के नाम से जाना गया। अब देखिए, जब उत्परिवर्तन सिद्धांत सामने आया तो उसमें निम्न प्रकार की कमियां निकाली गई। वो कमियां क्या थी, आइए उसके बारे में जानते हैं। उन्होंने कुछ तथ्य दिए, उस तथ्य के बारे में जान लेते हैं। तो उन्होंने तथ्य दिया कि उत्परिवर्तन जो होता है वो बहुत कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब जो जीव होते हैं, जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं तो उसी समय वो दिखाई देने लगते हैं। इसी को इन्होंने क्या कहा कि उत्परिवर्तन जो है बहुत कम समय में दिखाई देता है। उत्परिवर्तन प्रायः जनन द्रव्य में होते हैं, मतलब जो जनन क्रिया होती है तो जीवों के जनन द्रव्य में ही क्या होते हैं? उत्परिवर्तन होते जाते हैं। जो परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन का जो कार्य होता है, कार्यकाल, वो मुख्यतः क्या होता है? अनिश्चित हुआ करता है। तो इसका जो काल होता है, ये कह सकते हैं कि ये अनिश्चित होते हैं, ये निश्चित नहीं होते हैं कि किस अंग में वृद्धि हो जाएगी, कौन से अंग में परिवर्तन हो जाएगा, ये फिक्स नहीं होता है। एक नए अंग में परिवर्तन भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि उत्परिवर्तन प्रायः क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जाति होती है, तो जाति के भिन्न भिन्न प्राणियों में, एक ही जाति के भिन्न भिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो जातियाँ होंगी, उन जातियों में भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन होंगे। जो भिन्न भिन्न प्राणी होंगे उनमें अलग अलग तरीके का परिवर्तन होगा। ये लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। कारण क्या है कि ये हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी और अनुपयोगी हो सकते हैं। इसी कारण से ये लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं।
छठी स्थिति ये बताई जाती है कि जाति लक्षणों में आकस्मिक रूप से होने वाला जो परिवर्तन होता है और वह परिवर्तन कैसा हो, वंशानुगत हो। तो जाति लक्षणों में आकस्मिक रूप से होने वाले वंशानुगत परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहते हैं, उत्परिवर्तन के नाम से इसको जानते हैं। तो आइए जानते हैं, ये तो हमारे थे कि उत्परिवर्तन से जो सिद्धांत था वह किस प्रकार से जाना गया, तो इन सारे तथ्यों के अनुसार जाना गया। अब हम जानते हैं कि उत्परिवर्तनवाद जो था इसकी आलोचना इस प्रकार की गई। तो आइए जानते हैं कि इसकी आलोचना कैसे की गई। उत्परिवर्तनवाद की आलोचना। आइए जानते हैं उत्परिवर्तनवाद की आलोचना के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, पहले इसकी कहानी को समझ लेते हैं। कहानी क्या थी कि जो उत्परिवर्तन हुआ करता था, तो अभी हमने पढ़ा कि उत्परिवर्तन जो होता था वो हानिकारक भी हो सकता था और लाभदायक भी हो सकता था। तो जो हानिकारक और लाभदायक होने की बात थी, उसी बात से हम इसकी कमियों के बारे में चर्चा करेंगे। कमियों की चर्चा की दृष्टि में सबसे प्रमुख बात ये आई कि जो उत्परिवर्तनवाद होगा वो सदैव क्या होगा, हानिकारक ही होगा। कारण क्या होगा, तो कारण आइए जान लेते हैं। कारण ये होगा कि वो सामान्यतः क्या होते हैं, परिवर्तन सामान्यतः हानिकारक ही होते हैं। हानिकारक होने का कारण ये होता है कि इसमें जो जीव होते हैं वो अपने आप पर्यावरण के साथ लगभग पूर्ण रूप से अनुकूलित होते हैं। लेकिन अगर ये अनुकूलित नहीं हो पाते हैं तो अनुकूलन के दौरान क्या करते हैं, ये अपने आप को ही छीड़ करने लगते हैं और छीड़ करते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये लुप्त हो जाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, ये सामान्यतः क्या होते हैं, हानिकारक हो जाते हैं। दूसरी बात जो थी, इवनिंग जो प्रिमरोज नाम का पौधा था, इसकी 7 उपजातियाँ थी। इन 7 उपजातियों को ये बताया जाता है कि डिब्रिज साहब ने क्या किया था, तो इन्होंने क्या किया था कि इसको प्राथमिक जातियों का स्तर बताया। जैसे प्राथमिक जातियों का स्तर बताते हुए इसके बारे में उत्परिवर्तन संबंधी जो सूचनाएं थी उनको क्या किया था, प्राथमिक जातियों के रूप में प्रस्तुत किया था। जब प्राथमिक जातियों के रूप में प्रस्तुत किया तो यही इसकी प्रमुख बात थी जिसको इन्होंने स्पष्ट नहीं कर पाया था। जब इसको स्पष्ट नहीं कर पाया कि ये उपजातियाँ हैं और इनको इन्होंने क्या किया, प्राथमिक जातियों के रूप में प्रस्तुत किया था, इसी बात को उन्होंने स्पष्ट नहीं कर पाया। इसलिए इनके जो उत्परिवर्तनवाद का नियम था ह्यूगो डिब्रिज के द्वारा दिया गया, इसमें क्या किया गया, तो इसमें आलोचना की गई। आलोचना का कारण ये था। तीसरी जो इसकी आलोचना थी कि प्रकृति में जो जिसका अध्ययन किया गया, जिस जीवों का अध्ययन किया गया, उसकी जो संयोजक जातियाँ थी, उन संयोजक जातियों में किस प्रकार की भिन्नताएँ थी, इस पर विचार नहीं हो पाया था। और ये संयोजक जातियाँ जो थी वो क्या होती थी, विच्छिन्न हो सकती थी। आश्चर्य एवं के साथ जो जातियाँ थी जिनको प्राथमिक जातियों के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया, कारण क्या था कि जब इनके गुणसूत्रों की संख्या घटती या बढ़ती थी
तो इसमें परिवर्तन हुआ करते थे। इस बात पर उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं कर पाया था। अगली बात जो थी, प्रकृति में उपस्थित जो संयोजक जातियाँ थी, उन संयोजक जातियों का उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं किया था। इस कारण से इनके नियम को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, चाहे विच्छिन्न कर दिया गया, चाहे अनिश्चित बताया गया। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो इसका महत्व क्या था दैनिक जीवन में? तो दैनिक जीवन में इसका महत्व होने का बहुत सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि जब इसके गुणसूत्रों की संख्या घटती या बढ़ती थी तो उसमें क्या होता था, वंशानुगत परिवर्तन होता था। और उसी वंशानुगत परिवर्तन में क्या होते थे कि प्राकृतिक वर्ण शब्द उपयोग में लाया जाता था। तो आज हमने जाना उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत के बारे में। उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत क्या था और ये मुख्यतः किस पर आधारित था, तथा इसमें हम किसका अध्ययन किए, तथा उसकी आलोचनाओं के बारे में अध्ययन किया, तथा इसके महत्व को जाना कि महत्व में किस प्रकार की बातें आती हैं। तो महत्व में सबसे पहली बात ये होती है कि अगर गुणसूत्रों की संख्या घटती है या बढ़ती है तो उसमें उसकी नई पीढ़ियों में परिवर्तन होते हैं, और इस प्रकार के परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तथा समझने की बात यह है कि अगर उत्परिवर्तन होता है तो जब गुणसूत्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी या वृद्धि होगी तो जो जातियों में परिवर्तन होगा वह परिवर्तन वंशानुगत परिवर्तन होगा, और इसी को क्या कहा जाएगा, प्राकृतिक वर्ण भी कहा जाएगा। तो ये आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।